Okay, so hello and very good afternoon to all of you. So, in this class, we are going to start the atomic and molecular physics. So, this will be your atomic physics course. Okay, एटॉमिक फिज़िक्स में CSR नेट के क्रेश कोर्स का ये पहला सब्जेक्ट है जो हम लेके चलेंगे। इस एटॉमिक फ़िज़िक्स में इस क्रेश कोर्स में सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, मतलब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्वेंस में भी चेंज होगा, है ना। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़ाऊँगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। आप समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन लाइक एटम किसको कहते हैं, ठीक है। फिर इसी सीक्वेंस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड स्पेस क्वांटाइजेशन की एक टॉपिक आती है जो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो मैं आपको वो बताऊंगा। इसके बाद फोर्थ में जो इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है LS एंड JJ कपलिंग। ओके, LS एंड JJ कपलिंग, LS कपलिंग को RS कपलिंग, है ना, भी कहा जाता है। इसके बाद LS एंड JJ कपलिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट के बाद पास्चेन-वैक इफेक्ट। और एक टॉपिक है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, ये भी कवर करूँगा क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम पर न्यूक्लियस को भी रोल पे लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और स्पिन के साथ साथ। हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम में इन पे सारे करेक्शन देखेंगे, ऑल करेक्शन, ठीक है। काइनेटिक, रिलेटिविस्टिक, काइनेटिक एनर्जी से स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन, है ना, सारा का सारा करेक्शन हम लोग इस पे देखेंगे, ठीक है। सो इस सीक्वेंस में आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये है LS एंड JJ कपलिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटॉमिक फिजिक्स, अभी मॉलिकुलर फिजिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स में लगभग इतना सारा चीज़ तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स को निकालने के लिए जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, यू नो, दैट्स वेल एक्सपेरिमेंट, सो दैट एक्सपेरिमेंट आई विल ऑल्सो कवर। एंड ये जो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, इनको कहा जाए एक तरह से नेट और गेट के लिए, ठीक है। तो हमारा प्रायोरिटी होगा सबसे पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना। हालांकि ये आपको एक एक चैप्टर है, कायदा से एक एक टॉपिक नहीं है, ये एक एक चैप्टर है। एक एक चैप्टर बहुत लंबा चलेगा। जैसे LS कपलिंग एक बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा चलेगा। JJ कपलिंग बड़ा चैप्टर है, जीमान बड़ा चैप्टर है। तो ये सब एक एक चैप्टर है। जैसे हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम बहुत बड़ा चैप्टर है, आई थिंक इट्स अबाउट ऑफ 80-90 पेजेज चैप्टर है, ठीक है। तो उसको छोटे से में कंबाइन करना बड़ी बात है। तो ये नेट और गेट के लिए हॉट टॉपिक्स माने जाते हैं ऑलमोस्ट। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हमेशा यहीं से आते हैं, लेकिन ये हमारे हॉट एरिया हैं और इन हॉट एरिया को कवर करना हमारा पहला प्रायोरिटी होगा। दैन इफ़ द टाइम विल परमिट देन वी कैन कवर अदर टॉपिक एज वेल। लेकिन इनको समझना तो एकदम टिप्स पे, इतने सारे चीज़ तो आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए टिप्स पे होना ही चाहिए, बाकी हो या ना हो इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आज हम लोग एक टॉपिक में डेमो के लिए उठाता हूँ और वो है LS एंड JJ कपलिंग। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके,
अभी ये डेमो वीडियो है इस एटॉमिक फिजिक्स का। मैं अभी एक दो सब्जेक्ट और का ऐसे एक एक डेमो बनाऊंगा फिर 20 तक एडमिशन का डेट है। आपने नहीं लिया है तो आप जल्दी से एडमिशन कर ले। एडमिशन लेने के लिए आपको हमारे 7992231789, ठीक है, इस नंबर पे जस्ट टेक्स्ट करना है आई वांट टू ज्वाइन द कोर्स। और 20 तक एडमिशन के डेट है, 20 से फिर एक एक सब्जेक्ट पे रेगुलर क्लासेस होंगे, ठीक है। तो इसके इस डेमो सीरीज में मैं सबसे पहले आपको एलएस कपलिंग समझाने की कोशिश करता हूँ और किस तरह के इससे सवाल बन सकते हैं या फिर आते हैं एग्ज़ाम में, वो भी इस छोटे से डेमो लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो फर्दर आगे जाने से पहले एलएस कपलिंग में, ठीक है, इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है, एलएस कपलिंग, ठीक है। इस चैप्टर में जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन? देखिए, किसी भी एटम में आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है जहाँ पे कितना, अगर जेड मान लो ये जेड एटॉमिक नंबर है तो न्यूक्लियस पे चार्ज होते हैं जेड टाइम ई, और ये उसके ऑर्बिट्स होते हैं जिस पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक सेल चलिए दे देते हैं, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कुछ इस तरह हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 2 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं कि ये जो 1s2 और 2s2 जो सेल है वो क्या है? कम्प्लीटली फिल है। ये क्या है? कम्प्लीटली फिल सेल है कि नहीं? हाँ, क्योंकि s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों में 2-2 है। इसकी 6 कैपेसिटी होती है पी ऑर्बिटल में, और अभी एक ही है। तो ये क्या है? पार्शियली फिल्ड है। क्या है? पार्शियली फिल्ड है। तो ये जो सेल होता है, जिस सेल में पार्शियली फिल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कंप्लीट से कितना भी कम हो सकता है, 5 4 3 2 1, इन एक्चुअली यही ये वो इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी वेरी करते रहती है, और जो भी ऑप्टिकल फिनोमेना या प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट होती है इस एटम से, इसके बल्क पीस ऑफ ऑब्जेक्ट से एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो हमें कहाँ से मिलती है? इसी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की वो सारी प्रॉपर्टी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। सो पार्शियली फिल्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन which are in partially filled cell are called ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वो क्या हैं? ऑप्टिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। और हमारा फोकस इसी इलेक्ट्रॉन पे होगा। हम जो भी कहानी रचेंगे सारा खेल इस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का ही होगा। फील्ड वाले इलेक्ट्रॉन पे हम लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं थ्रू आउट एटॉमिक फिजिक्स, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये था ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। आप समझ गए होंगे किस इलेक्ट्रॉन को मैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट, अगर ये समझ गए तो आपको और एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हाउ मेनी एनर्जी टर्म्स देयर शुड बी इन एन एटम। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, ठीक। जेड एटॉमिक नंबर है इस एटम का, जेड एटॉमिक नंबर है तो चार्ज न्यूक्लियस पे जेड ही हो गया। और मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हेडिंग है वो है डिफरेंट एनर्जी टर्म्स
ऑफ एन एटम और आयन, डिफरेंट एनर्जी टर्म्स ऑफ एन एटम या आयन। देखिए अगर n बराबर z हो जाए तो ये एटम हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि हमने n को क्या माना है अभी यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम है किसी भी एटम में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन z के बराबर हो तो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल है इसका मतलब अभी वो एटम है, आयन नहीं है। लेकिन अगर n लेस देन z हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन z है, एक कम हो दो कम हो, जैसे सोडियम है ना, सोडियम देखिए, सोडियम कितने होते हैं एटॉमिक नंबर 23, और सॉरी z कितने होते हैं 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 11 हो गया। तो अगर n इक्वल टू z है तो अभी ये सोडियम है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो ये Na प्लस बन जाएगा। अभी z चेंज हुआ क्या, नहीं, z तो 11 ही है, लेकिन अब की बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है। क्यों, क्योंकि Na प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो इस केस में क्या हो गया, n जो है वो लेस देन z हो गया। तो जब n लेस देन z होता है, यानी जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर से कम हो जाता है तो उस एटम आयन बन जाता है, और जब बराबर रहते हैं तो एटम एटम ही रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, सो ओके, दोनों ही केस में चाहे वो एटम हो या आयन हो, इनमें कितने डिफरेंट एनर्जी टर्म हो सकते हैं। देख के सिस्टम में बताओ कितने एनर्जी टर्म्स होंगे, तो आपको बता दूं 5 एनर्जी टर्म्स होंगे। कौन कौन से होंगे, पहला एनर्जी टर्म्स क्या होगा, अगर हम लोग हैमिल्टोनियन लिखें, इस पूरे एटम या आयन का हैमिल्टोनियन लिखें, तो सबसे पहले क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अपना काइनेटिक एनर्जी होगा, वो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। दूसरा टर्म क्या होगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं अब, हाँ लाइन लंबा जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के साथ इनका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, होगा कि नहीं। अब तो यहाँ पे लिख दें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक, तीसरा जो एनर्जी होता है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है, सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, स्पिन है, तो तीसरा एनर्जी होता है स्पिन स्पिन इंटरेक्शन या कोरिलेशन, है ना, स्पिन स्पिन कोरिलेशन। चौथा क्या होगा, चौथा जो एक एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, म्यूचुअल रिपल्सन होगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल रिपल्सन, आपस में वो रिपेल भी करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ तो अट्रैक्ट होंगे, सॉरी इनके साथ तो इंटरेक्शन होगा ही, साथ में आपस में भी उनका इंटरेक्शन होगा, उनके स्पिन का आपस में इंटरेक्शन होगा, उनका खुद का अपना मूव कर रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। साथ में अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ये स्पिन है उसका पास अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है जिसको अपन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में उसका अपना एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। ये दोनों ही मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलते हैं। सॉरी, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो हैमिल्टोनियन में ये 5 टर्म होते हैं, इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हैमिल्टोनियन में कितने टर्म होते हैं, 5 टर्म, क्लियर है। अब बात आता है कि एलएस कपलिंग, तो देखिए आप जब हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं, बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल, तो आप ये 2 टर्म को आप कंसिडर करके सॉल्व करते हैं सिस्टम को, है कि नहीं। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी को आप कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का, और आप हैमिल्टोनियन सॉल्व करते हैं, याद है कि नहीं। तो इसको आप मान लीजिए H0, तो H इक्वल टू क्या हो गया, ये H0 हो गया, प्लस बाकी ये जो 3 टर्म है ये किसका काम करेंगे, पार्टरबेशन का, ये किसका काम करेंगे, H पार्टरबेशन, HP। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ट्रीट करेंगे सिस्टम में कि ये पूरा
H0 है जो बोर्स का हैमिल्टोनियन था वो, और बाकी ये तीन टर्म किस तरह से काम कर रहे हैं, पार्टरवेशन टर्म, स्मॉल पार्टरवेशन टर्म की तरह काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस ओरिजिनल हैमिल्टोनियन में जो आप सिर्फ काइनेटिक और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, उसमें ये तीन पार्टरवेशन टर्म अब और ऐड करेंगे। और बच्चों जब इन तीन टर्म्स को और ऐड करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चरल लाइन था, हमारा जो ऑप्टिकल लाइंस थे, वो फर्दर और भी स्प्लिट होते हैं इस पार्टरवेशन के चलते। इन पार्टरवेशन को जब कंसिडर करते हैं तो फर्दर स्प्लिटिंग होता है, और वो स्प्लिटिंग अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से टर्म है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें जो आपको याद रखना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो तीन टर्म है, एक स्पिन स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और एक स्पिन ऑर्बिट, ये तीनों टर्म जो हैं, ये तीनों जो टर्म हैं, इनमें किसका स्ट्रेंथ किस ऑर्डर में होता है, मतलब इनमें से कौन सा एनर्जी टर्म बड़ा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग एलएस कपलिंग में जाएंगे और वहाँ पे आपको ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, आपको मैंने लिखाया है एलएस और जेजे कपलिंग। तो एलएस कपलिंग जो होता है, ये स्कीम कहाँ पे लागू होता है और जेजे कहाँ पे लागू होता है, वो थोड़ा सा हम लोग जान लीजिए। एलएस कपलिंग जो है ये लाइटर एटम में अप्लाई होता है। लाइटर एटम जिसका एटॉमिक नंबर लगभग लेस देन या इक्वल टू 20 तक हो, लगभग, है ना। अलग अलग बुक में ये चीज़ आपको डाटा अलग अलग मिलेगा। ये जो है ये हेवियर एटम में, जिनकी लगभग ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो एटॉमिक नंबर। ये डाटा मैंने बार बार कहा कि अलग अलग बुक में वेरी करता है। तो यानी कि अगर हम लोग लाइटर एटम की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा कपलिंग स्कीम लगेगा, एलएस कपलिंग स्कीम। यहाँ पे कौन सा कपलिंग स्कीम लगेगा, जेजे कपलिंग। अभी इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे, इतना इसके बारे में अभी जानेंगे, इसके बारे में जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब। अब हम लोग इस चैप्टर को अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि अभी हम लोग कौन से एटम्स की बात करेंगे, जो भी कहानी बात करेंगे वो किस तरह के एटम्स के लिए होंगे, लाइटर्स एटम के लिए, है ना। लाइटर्स एटम जिनके एटॉमिक नंबर छोटा हो, लगभग 20 या उससे कम हो। ठीक है, तो एलएस कपलिंग के केस में ये जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है, ये जो एनर्जी है ये सबसे ज़्यादा होती है स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी। स्पिन कोरिलेशन एनर्जी जो था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोरिलेशन एनर्जी, ये ज़्यादा होती है। उसके बाद जो रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी था, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, उसको रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इससे भी बड़ा होता है लास्ट में, मतलब छोटा होता है सबसे लास्ट में, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक है। तो एलएस कपलिंग के केस में ये है सीक्वेंस। ठीक, हमारा स्पिन कोरिलेशन एनर्जी सबसे बड़ा होता है इस केस में, रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी उसके बाद, और सबसे लास्ट में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इसलिए छोटा होता है इस केस में, सबसे छोटा क्यों, क्योंकि लाइटर एटम्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर छोटा है, जेड छोटा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी छोटे होंगे, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड के बराबर ही होते हैं। तो अगर कम नंबर रिवॉल्व करेंगे तो कम ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इंटरेक्शन जो है ऑर्बिट का वो स्पिन के साथ कम होगा। इसीलिए लाइटर एटम में ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन सबसे छोटा होता है। जेजे कपलिंग के केस में, हेवियर एटम के केस में क्या होता है, क्योंकि जेड बहुत बड़ा है, यानी कि एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़े होंगे, 60 है जेड मतलब 60 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑर्बिटल मोशन के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका अब वैल्यू बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि अब उसकी इंट्रैक्शन जो है स्पिन के साथ उसकी भी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, और वो फाइनली इन दोनों को पछाड़ देगा, पीछे कर देगा। ठीक है, दोनों को पीछे कर देगा। और इस केस में जो स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन है, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एनर्जी जो है ये सबसे बड़ा हो जाता है। और
इसके नेक्स्ट में स्पिन स्पिन कोरिलेशन आ जाता है, स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो म्यूचुअल रिपल्सन है उसकी एनर्जी, रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक, और यहाँ पे स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि हेवियर और लाइटर एटम या आयन के केस में, एटम या आयन कर लो, ठीक है, दोनों ही केस में ही वैलिड है। तो एलएस कपलिंग के केस में, यानी कि लाइटर एटम, आपको तो एग्जाम में या टिप्स पे याद होना चाहिए कि एलएस कपलिंग लाइटर एटम में लगते हैं और जे कपलिंग हेवियर एटम में, ये टिप्स में रखना है। दूसरा टिप्स में क्या रखना है कि इस केस में कौन से टर्म एनर्जी के बड़े होते हैं, इनका सीक्वेंस क्या है और इसमें क्या सीक्वेंस है। ठीक है, इतना याद रखने के बाद अब इस स्कीम में आते हैं। अगर आप एलएस कपलिंग के बारे में इतना जान गए, जे कपलिंग के बारे में इतना जान गए, अब इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब इसकी कंपैरिजन नहीं करेंगे इससे, अब सीधा हम लोग एलएस कपलिंग की स्कीम के बारे में जानेंगे कि आखिरकार इस स्कीम में होता क्या है। तो आपने बच्चों क्या देखा, आपने अभी देखा होगा कि इस केस में जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है वो बहुत हाई है, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बहुत हाई है, ये एनर्जी सबसे बड़ा था। फिर कौन सा एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी था, और सबसे लास्ट में था स्पिन ऑर्बिट वाला एनर्जी। इसका मतलब क्या है, स्पिन स्पिन एनर्जी बहुत हाई है, मतलब एक स्पिन दूसरे स्पिन से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा करेगा और आपस में एडअप होते चले जाएंगे। मतलब जो टोटल स्पिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, टोटल स्पिन इज सम ओवर आई 1 से लेकर n तक, और जितने भी स्मॉल स्पिन होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन आपस में एडअप हो जाएंगे। ठीक, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन का स्पिन s1, दूसरा का s2, ये स्मॉल स्पिन है ना 3 एंड सो ऑन वेक्टोरियल होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल इंटरेक्शन से ऑर्बिटल मोमेंटम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 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 ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो यहाँ से ऑर्बिटल मोमेंटम आएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, सिंगल इंडिविजुअल, पहला इलेक्ट्रॉन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन का, तीसरा इलेक्ट्रॉन का, चौथा इलेक्ट्रॉन का, एंड सो ऑन ये एडअप होते चले जाएंगे। स्पिन स्पिन कोरिलेशन से क्या होगा, सबके स्पिन आपस में जुड़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल रिपल्सन से या रेसिडुअल इंटरेक्शन वाला टर्म से क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन के अपने जो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम है, पहला इलेक्ट्रॉन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन का, ये सब एडअप होते चले जाएंगे और एक टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पे एक टोटल स्पिन मिल जाएगा। और स्पिन ऑर्बिट, अब स्पिन ऑर्बिट का इंटरेक्शन होगा तो टोटल स्पिन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एस, टोटल ऑर्बिट को, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, या ऑर्बिटल इफेक्ट, ऑर्बिटल इफेक्ट क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही ऑर्बिटल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका कौन रिप्रेजेंट करेगा, अब एल। तो यहाँ पे इस टर्म में कौन आपस में प्रतिक्रिया करेंगे, कौन जुड़ेंगे, एल टोटल और टोटल एस जुड़ जाएगा और इससे टोटल एंगुलर मोमेंटम जे मिल जाएगा। कौन क्या बना रहा है समझ पा रहे हैं, स्पिन स्पिन से टोटल एस मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टोटल एल मिल रहा है, और स्पिन ऑर्बिट से टोटल एंगुलर मोमेंटम जे मिल रहा है। एल स्पिन और ऑर्बिट एस जुड़ जा रहा है, स्पिन एस और ऑर्बिट एल जुड़ जा रहा है। ठीक है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम। तीनों टर्म का नाम याद होना चाहिए ना। ये क्या है आपका, टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, हाँ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तीनों में फ़र्क है ना। चलिए, तो ये है हमारा एलएस कपलिंग का स्कीम। यहाँ पे जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सारे के स्पिन आपस में जुड़ जाते हैं, और जितने और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर ये टोटल एल
और टोटल S जुड़ के टोटल J बनाते हैं। दिस स्कीम इज नॉन एज LS कपलिंग। क्यों? क्योंकि L बना पहले, S बना पहले, फिर ये आपस में L और S कपल हुए, L प्लस एड कपल हुआ तो J बना। दैट्स वाई इट्स नॉन एज LS कपलिंग। JJ कपलिंग क्या है आपको बैक में समझाता हूँ। JJ कपलिंग में क्या होगा, अब नाम से ही पता चल रहा है, अगर LS कपलिंग है मतलब L प्लस S जुटेगा, JJ कपलिंग है मतलब J प्लस J जुटेगा। तो उसमें होता क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन का S1 और L1 जुड़ जाता है आपस में और बना देता है J1। दूसरा इलेक्ट्रॉन का S2 और L2 आपस में जुड़ के बना देता है J2। और ये इनका J1 जो है, यानी कि इनका J1 प्लस J2, ये आपस में जुड़ के हमको देते हैं टोटल J। इसीलिए इसको बोलते हैं एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा जितना इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको बोलते हैं JJ कपलिंग। वहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, J वैल्यू आपस में जुड़ रहा है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का J, दूसरा इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का J, तीसरा इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का J, वो आपस में जुड़ रहे हैं। दैट्स वाई दैट इज नॉन एज JJ कपलिंग। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, LS कपलिंग हो रहा है। इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन का, इसका S1 अपने मतलब पहला इलेक्ट्रॉन का S और L आपस में नहीं जुड़ा, सबका S जुड़ गया पहले, सबका L जुड़ गया पहले, फिर सबका L और सबका S आपस में एडअप हो रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पहला सिंगल इलेक्ट्रॉन अपना L1 के साथ हो जाता है, S1 L1 के साथ, S2 L2 के साथ, तो इस तरह J1 J2 J3 वो बना देते हैं और फिर वो J1 J2 J3 एडअप होकर J बनाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये हेवियर एटम में ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि हेवियर एटम में उनकी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है, प्रिसीजन की फ्रीक्वेंसी, वो हाई हो जाती है। तो जब वो हाई हो जाती है तो LS कपलिंग रह नहीं पाता है, वो टूट जाता है। अभी क्या हो रहा है इस केस में, S और L की जो इंडिविजुअल प्रिसीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, मान लो S ऐसे ऐसे घूम रहा है, L ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इनकी इंडिविजुअल L और S, टोटल L और टोटल S, ये जो टोटल L और टोटल S की अभी जो स्पीड है, इंडिविजुअल स्पीड है, वो टोटल J से कम है, मतलब ज़्यादा है। टोटल J इसलिए शांत है, इसलिए ये आपस में एडअप होकर J बना रहे हैं। इस केस में हेवियर एटम के केस में, जहाँ पे JJ कपलिंग होता है, वहाँ एक्चुअली क्या होता है, हेवियर एटम के केस में J बहुत फास्ट स्पीड हो जाता है, इतनी फास्ट हो जाती है कि आपस में कपल नहीं हो पाते हैं, ब्रेक हो जाता है वहाँ पे, और अब LS कपलिंग ना होकर JJ कपलिंग होने लगता है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स आपस में अपना अपना J प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर सारा J मिल के टोटल J बनता है। ठीक है, लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो LS स्कीम और JJ स्कीम क्या है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो ये है कि इनको लिखा कैसे जाए। इनमें टर्म सिंबल एक आता है, ओके। सो अगर अब हम लोग थोड़ा ऐड करने सीख जाएं, ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ। सम रूल्स, एक्चुअली सम रूल्स नहीं बोलना चाहिए उसको, कायदा से उसको हुंड्स रूल बोलना चाहिए। हुंड रूल्स, हुंड रूल्स में क्या कहता है कि हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी जिसका होगा, अभी हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी क्या है मैं बताऊंगा। हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी टर्म हैज लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, सेम मल्टीप्लिसिटी टर्म in case of same multiplicity term, the highest L has lowest energy, or in case of half filled
in case of half filled, the lowest J value term has least energy, and in case of half filled नहीं, less than half filled, and in case of more than half filled, हाफ फील्ड नहीं, हाफ फील्ड से कम या हाफ फील्ड से ज़्यादा, इन केस ऑफ मोर देन हाफ फील्ड द हाइएस्ट J वैल्यू टर्म हैज द लिस्ट एनर्जी। ठीक है, ये 3 हुंड रूल्स हैं, इनका मतलब समझाता हूँ। इसको आप लिख लीजिए पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड स्टेट निकालने एग्जाम से ऐसा नेट गेट में पूछता है, और वहाँ पे इसका बहुत योगदान है। तो आप ये 3 लाइन लिख लीजिए। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए क्या है, टर्म सिंबल अब समझिए आप, तब आप उन तीनों का मतलब समझ पाएंगे। टर्म सिंबल, इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को टर्म सिंबल बोलते हैं। एस क्या है आपको मालूम है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है आपको मालूम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम है। इस पूरे 2s+1 टर्म को मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिसिटी, पूरे इस 2s+1 टर्म को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे टर्म्स हैं, 1d3, 1d2, 1p0, ऐसा बहुत सारा टर्म है। तो इनको आप किस तरह से एनर्जी लेवल में आप इनको रखेंगे, पहले किसको रखेगा, कौन सा एनर्जी लेवल पहले होगा, मतलब कौन सा टर्म पहले होगा, कौन ऊपर होगा, किस बेसिस पे आप रखेंगे। तो वही हुंड्स रूल समझा रहा है कि जिनका मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है उनका सबसे लिस्ट एनर्जी होगा। मतलब 2s+1 जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो लेवल का एनर्जी सबसे कम होगा। मतलब 2s+1 जिस लेवल का सबसे ज़्यादा होगा वो लेवल सबसे नीचे होगा। अगर 2 लेवल का ये 2s+1 टर्म यानी मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे सर, तो उसने फिर से नया नियम दिया। क्या उस केस में क्या देखना है, जिसका L सबसे बड़ा हो वो सबसे नीचे होगा। मतलब मान लो एक टर्म है जिसका ये है इस तरह से 2p1/2 और 2s0, मान लीजिए ऐसा है कुछ। ये 2 टर्म है। अब आप बताइए किसको कहाँ पे कैसे, इनका एनर्जी लेवल किस तरह से होगा, किससे पहचानेंगे आप, कैसे उनको रखेंगे आप, अरेंज कैसे करेंगे। तो देखिए ये टर्म क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी। अभी हम लोग को ये पता चल गया इस स्ट्रक्चर से, कपार पे यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे जो भी होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी। राइट साइड पे नीचे जो भी होता है वो होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम J, और यहाँ पे जो होता है टर्म वो L को बताता है। जैसे आपको मालूम है L अलग अलग ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, S P D F। L का वैल्यू इसके लिए होता है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। इतना तो आपको मालूम ही होगा, है ना, मालूम है ना। तो इस केस में बताइए, पहले तो इसका सारा टर्म निकालिए। इस केस में मल्टीप्लिसिटी कितना है, 2s+1 कितना है, 2 है मल्टीप्लिसिटी। L का वैल्यू, चूँकि ये P दिख रहा है ऑर्बिट यहाँ पे, तो P के केस में L का वैल्यू 1 होता है, तो L का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये नीचे वाला टर्म J होता है, तो यहाँ पे ये J कितना है, 1/2 है। इसके केस में कपार पे यहाँ पे जो है वो क्या है, मल्टीप्लिसिटी है, यानी पूरा 2s+1 का वैल्यू वो 2 है। S ऑर्बिटल के केस में L का वैल्यू 0 होता है, और J ये नीचे जो दिख रहा है वो J है, तो J 0 है। ठीक, अब आपको सजाना है, ठीक है ना, अब आपको सजाना है। देखिए इसका भी मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसका भी 2 है। अगर बड़ा होता है इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, तब तो 3 वाले को नीचे रखते हैं। मल्टीप्लिसिटी जिसका हाई होता है उसका एनर्जी लो होता है, हमने लिखा है पहला रूल। लेकिन दोनों का मल्टीप्लिसिटी सेम है, 2 और 2। तो जब ये 2s+1 टर्म जिसको मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं वो सेम हो जाए तो देखना है L किसका बड़ा है।
तो अब दोनों का L देखो, इसका L 1 है, इसका L 0 है, यानी इसका L बड़ा है, तो ये नीचे होगा, 2p 1/2 नीचे होगा, ये 2s 0 ऊपर होगा। अब तुम सोच रहा होगा कि सर आपने फिर तो थर्ड लाइन पे लिखवाया कि हाफ फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड। देखो अगर ये ऊपर से सेटिस्फाई हो जाए तो नीचे का जे को केयर नहीं करना है, लेकिन अगर दोनों और बराबर हो जाता तो फिर हमें देखना पड़ता है कि किधर कौन सा जे आगे जाएगा, कौन सा जे सेम। जैसे अभी यहाँ पे और एक ऐसा ही टर्म होता 2p 3/2 सेम टर्म। अब बताओ इस टर्म और इस टर्म में डिफरेंस क्या है? बस जे का डिफरेंस है, बाकी इसका भी मल्टीप्लिसिटी 2 है, एल क्या है 1 है। तो अब हमको देखना पड़ता है यहाँ से ये एक तो स्प्लिट होकर उधर चला गया, एक इधर आया, लेकिन हमें यहाँ पे और एक लाइन बनानी पड़ती, और ये दो लाइन में ये और ये में अब कंपेयर करते हैं, तो जिसकी चूँकि एक एक इलेक्ट्रॉन है अभी दोनों में, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे जो नंबर रहता है ना इस साइड पे राइट पे या ऊपर में, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 है। अब ये पी सेल है, पी सेल मतलब हाफ सेल, लेस देन हाफ फील्ड है ना, पी में लेस देन हाफ फील्ड का मतलब क्या हो गया, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है, हाफ फील्ड का होता है ये हाफ फील्ड है 3, 6 का 6 बैठ गया तो फुल फील्ड। लेस देन हाफ फील्ड का मतलब ये हाफ फील्ड है 3, उससे अगर एक भी कम हुआ 2 तो ये हाफ लेस देन हाफ फील्ड है, 1 लेस देन हाफ फील्ड है, 4 मोर देन हाफ फील्ड, 5 मोर देन हाफ फील्ड। ठीक, तो लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड। अभी यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेस देन हाफ फील्ड का केस है। अब बताओ इसमें और इसमें बस जे का फ़र्क है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको देखना है लेस देन हाफ फील्ड का केस है, तो लेस देन हाफ फील्ड का केस में जिसका जे छोटा होता है उसका एनर्जी कम होता है, तो इसका जे छोटा है तो ये यहाँ होगा और उससे ऊपर में ये होगा, क्योंकि इसकी जे बड़ा है, जिसका जे छोटा उसका एनर्जी कम। लेकिन मल्टीप्लिसिटी और एल के केस में जिसका मल्टीप्लिसिटी और जिसका एल बड़ा होता है उसका एनर्जी कम होता है, लेकिन जे के केस में अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो छोटा जे का छोटा एनर्जी, और अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो बड़ा जे का छोटा एनर्जी। ठीक, अगर ये मोर देन हाफ फील्ड का केस होता तो ये जे इक्वल टू 3/2 वाला बड़ा जे नीचे आता और ये ऊपर जाता। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम जो सजाने सीख रहे हैं, तो देखो इसका मतलब इस सिस्टम का ग्राउंड स्टेट ये है इसका ग्राउंड स्टेट, क्योंकि सबसे कम एनर्जी जिसका होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है। इतना तो हम पढ़े ही क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगर बोलता है कि ये टर्म दे देता है इसे 3, एग्जाम में आपको ये दे देता है एक टर्म, बोलता मान लीजिए ये आपके पास है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन, ये रैंडम है, जरूरी नहीं कि ये करेक्ट हो, ये मैंने इसे रैंडम समझाने के लिए लिया है, तो अब इसके पीछे मत पड़ जाना। और बोलता है कि इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है, इन तीनों में ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है, तो तुम सोचता कि अरे एस दिख रहा है, एस मतलब छोटा, एस से ऊपर पी होता है, मार देते इसको गलत। एक्चुअल में देखो ये जो सबसे भयंकर दिख रहा है, सॉरी ये जो है वो ये ग्राउंड स्टेट है ना, 2p 1/2, तो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट टर्म है। ऐसे क्वेश्चंस ऐसा नेट और गेट वालों को फेवरेट है, तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, टर्म सिंबल सीख गया, और हुंड्स रूल आपको याद रख लेना है। हुंड्स रूल मैं अभी यूज़ करूँगा, इनका अभी और भी आपको एग्जांपल दूंगा। हुंड्स रूल में क्या बोला, पहले हायर मल्टीप्लिसिटी वाले को, जिसका हायर मल्टीप्लिसिटी होगा उसका लिस्ट एनर्जी, फिर अगर दोनों का मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाए तो जिसका एल बड़ा होगा उसका सबसे कम एनर्जी, ये भी बराबर हो जाए तो जिसका जे छोटा होगा उसका कम एनर्जी, लेकिन कब, जब लेस देन हाफ फील्ड हो, और अगर मोर देन हाफ फील्ड हो गया तो जिसका जे बड़ा होगा उसका कम एनर्जी। 3 रूल्स लिखाए मैंने, हुंड्स रूल आपको याद रखना है। लेकिन यह है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केस में, हालांकि ये गलत था, अभी ये नॉन इक्विवेलेंट नहीं था शायद। इक्विवेलेंट के केस में कुछ और हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ध्यान रखना पड़ता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप अभी हम जो समझाना चाह रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर हुंड्स रूल आप समझ गए होंगे तो उससे पहले मेन एग्जांपल देने से पहले मैं आपको और कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि हाउ वी विल ऐड एल, एल कैसे निकालें।
हाउ टू फाइंड टोटल S and L for नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अब मन में सवाल आ रहा होगा सर ये नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या है, तो थोड़ा यहाँ देख ही लो तुम लोग। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन अगर दो अलग अलग ऑर्बिट हो, मान लो ये NP है, ये N'P है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन N इज नॉट इक्वल टू N'। N क्या होता है, सेल बताता है। N क्या बताता है, सेल बताता है। ये N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3, अलग अलग सेल है। अगर एक ही सेल हो N इक्वल टू मान लो 3 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये दोनों इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। और जब एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम टोटल L और टोटल S थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और अभी जो मैं आपको पहले तरीका बताऊंगा वो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट के केस में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ऐसा हो Np2, अब देखो N तो एक ही है ना, मतलब एक ही ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन दोनों का दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक ही N ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, P ऑर्बिटल पे तो है लेकिन एक N पे है, दूसरा N' पे है, और ये 1 बता रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। हालांकि कुछ नहीं लिखते हैं तो भी वो अंडरस्टूड होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक, तो नॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट समझे। तो अभी जो हम लोग टोटल S और टोटल L निकालने सीखेंगे, पहले किसके लिए सीखेंगे, नॉन इक्विवेलेंट के लिए, फिर सीखेंगे इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। इक्विवेलेंट वाला क्यों बाद में कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा लोचा है। क्यों, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रोल पे अपना औकात पे आ जाएगा। नॉन इक्विवेलेंट वाला आसान है, पहले उसको समझते हैं, उसको सीखते हैं। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं पहले। एग्जाम्पल 1, आपके पास मान लीजिए एक 3p है, 3d है, 3p 4d मान लेते हैं। ठीक, 3p 4d, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ नहीं तो यहाँ पे एक है ना, इसके पास भी कुछ नहीं तो एक है, एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। n कितना है यहाँ पे, 3 है इसका, यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। नॉन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट तो है नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग सेल पे है। ठीक है, वेरी गुड। इसकी L कितनी है, L1 मान लेते हैं, इसको चलो N1 मान लेते हैं, इसको N2 मान लेते हैं। P सेल का L कितना होता है मालूम है ना, ये SPDF याद रखना है ना, L 0 1 2 3। P के लिए एंगुलर मोमेंटम 1, T के लिए 2। तो इस पहला इलेक्ट्रॉन का सब कुछ 1 1 1 मानेंगे, इसका नाम 2 2 2 देंगे, N2 L2 सब S2। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमें मालूम है हाफ होती है, तो इसका हाफ हो गया। दूसरी वो भी तो इलेक्ट्रॉन ही है बेचारा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, स्पिन तो हाफ ही होता है। तो S1 S2 हाफ, L1 इसका 1 हो गया क्योंकि P पे है ये इलेक्ट्रॉन, ये D पे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम 2 हो गई, प्रिंसिपल नंबर 4 है, 3 और 4। तो उससे पता चल गया कि ये नॉन इक्विवेलेंट है। यहाँ से क्या पता चला कंक्लूजन कि ये नॉन इक्विवेलेंट है। और ये मिल गया, L1 L2 मिल गया, S1 S2 मिल गया। अब हमको क्या करना है, टोटल S चाहिए, चलो इसे सिंपली लिखते हैं, और टोटल L चाहिए, फिर हमको टोटल J चाहिए। यही हमारा टास्क है ना। ठीक है, फिर हम लोग आगे फर्दर देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या करेंगे, 4 हुआ इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे। ठीक है, फिलहाल 2 को समझते हैं क्योंकि 2 से स्टार्ट किया जाता है, फिर उस पर 3 ऐड किया जाता है, फिर चौथा अलग से ऐड, एक एक करके उसके बाद ऐड करते रहते हैं। तो टोटल S निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ मैं टोटल S का, इधर मैं मिटा दूँ। चलिए
टोटल एस निकालने का फॉर्मूला। नॉन इक्विवेलेंट केस है ना, तो टोटल एस का फॉर्मूला होता है मॉड S1 माइनस S2 से लेकर मॉड S1 प्लस मॉड S2 तक इंटीग्रल स्टेप में। किस स्टेप में जाना है? इंटीग्रल स्टेप में। टोटल L निकालने का फॉर्मूला सेम, L1 माइनस L2 से मॉड L1 प्लस L2 इंटीग्रल स्टेप में। और टोटल J निकालने का भी यही फॉर्मूला है, टोटल S माइनस L से लेकर टोटल S प्लस L इंटीग्रल स्टेप में। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला सीख गए तो टोटल S निकालते हैं। हमारे पास अभी S1 कितना है? 1/2 है। S2 कितना है? 1/2 है। तो S कितना होगा? 1/2 माइनस 1/2 से लेकर 1/2 प्लस 1/2 तक। ये कितना आएगा? 0 से लेकर ये 1, 0 से 1 तक इंटीग्रल स्टेप। तो इंटीग्रल स्टेप में आपको मालूम है ना, 0 के बाद 1 होता है, फिर 2 होता है, यही है ना हमारा क्लास 9 का मैथमेटिक्स। तो 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो बस 0 और 1 ही होगा S। तो टोटल S का वैल्यू होगा सिर्फ 0,1। लेकिन ये अगर 0 से 2 आ जाता तो हमको इंटीग्रल स्टेप में लिखना पड़ता, मतलब 0 भी लिखते, फिर 1 लिखते, फिर 2 लिखते। 0, 1, 2 3 वैल्यू आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये टोटल S निकल गया। टोटल S के कितने वैल्यू आए? 2, एक 0 और एक 1। इसको सिंगलेट बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट। क्यों? अभी बताएंगे, है ना। अब L निकालते हैं। 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो टोटल L क्या होगा? फॉर्मूला L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2। तो 1 प्लस 2 मतलब 1 माइनस 2 से लेकर मॉड 1 प्लस 2 तक। 1 माइनस 2 मॉड है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से लेकर 3 तक। अब 1 से 3 तो 1, 2, 3, तो वैल्यू हो जाएगा इसका 1, 2, 3। ये हो गया, 3 वैल्यू आ गए टोटल L के। ठीक, बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं J निकालते हैं। ठीक है, चलो मिटा दे इसको। ठीक है, अब निकालेंगे क्या? J। या फिर हाँ, मैं आपको J सिखाई देता हूँ। J, ठीक है, तो पहले S इक्वल टू 0 का केस ले लो और ये S इक्वल टू 1 का केस। अब S इक्वल टू 0 का भी केस में जब L क्या होगा? 1 होगा। जब L क्या होगा? 2 होगा। जब L कितना होगा? 3 होगा। S1 फिक्स कर दो और L का वैल्यू वेरी करा दो। L1 हो सकता है, L2 हो सकता है, L3 हो सकता है। ठीक, हमें J बताना है। तो पहले ये एक जोड़ी ले लो, S0 L1। दूसरा क्या हो सकता है कि S तो 0 है लेकिन L2 हो। तीसरा हो सकता है S0 हो, L3 हो। यहाँ पे भी वही होगा, S1 L1, S1 L2, S1 L3। 3 यहाँ पे केस हो सकते हैं, 3 यहाँ पे भी केस हो सकते हैं। ठीक, अब बताओ इस केस में J कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस S से L प्लस S। तो ये कितना हो जाएगा? L और S, S 0 है, L 1 है, तो 0 माइनस 1 से 0 प्लस 1, तो 1 से लेकर 1, तो 1 से 1 का मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पे J आ गया 1 इस केस में, इसका आ गया J1। इसका देखो आप, अब तो समझ गए होंगे 0 प्लस 2 से कहाँ जाना है? 0 माइनस 2 से, 2 से 2 2 ही होगा, तो J2 आ जाएगा। 0 प्लस 3 से 0 माइनस 3 यानी 3 से 3, तो 3 से 3 कहाँ जाओगे? इंटीग्रल स्टेप 3 से 3 में 3 सिर्फ रहेगा, कोई बीच में वैल्यू ऐड नहीं आएगा। यहाँ देखो J कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 माइनस 1 से लेकर 1 प्लस 1, L माइनस S से लेकर, या S प्लस L, L प्लस S कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मॉड है, प्लस कर देगा। 1 माइनस 1 से 1 प्लस 1, तो 0 से 2, 0 से 2 का मतलब है 0, 1, 2।
देख रहे हो, इस केस में जे के 3 वैल्यू आ गए। इस केस में 1 - 2 से 1 + 2, तो 1 से लेकर 3, तो 1 2 3, ये जे के 3 वैल्यू इंटीग्रल स्टेप में है ना। यहाँ पे कितने आएंगे, 1 - 3 से 1 + 3, तो 2 से लेकर 4 तक, तो जे के वैल्यू कितना आ जाएंगे, 2, 3, 4। हाँ, इतने सारे टर्म आ गए। अब इनको, ये जे वैल्यू निकल गया, अब तुम्हें लिखना है टर्म। टर्म कैसे लिखोगे, टर्म कैसे लिखोगे, ये अब देखो। टर्म क्या होता है, टर्म सिंबल ये होता है ना, टर्म सिंबल 2s + 1 l j। अब ये सबके लिए लिखना है हमको। किसके लिए लिखना है, सबके लिए। पहले इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या होगा, s0 है, s0 है तो 2s + 1 निकालो, तो 2 × 0 + 1 1 हो गया, तो यहाँ पे कपार में होगा 1। l का वैल्यू कितना है, 1। l1 किसका होता है मालूम है ना, s p d f, l 0 1 2 3, l1 है, l का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऑर्बिटल कौन सा है, p, तो ये हो गया p। और j इसका कितना आया है, 1, तो j वैल्यू आ गया 1, तो ये हो गया इसका टर्म सिंबल, इसका 1p1। इसका क्या होगा, इसका s कितना है, 0, s 0 है तो मल्टीप्लिसिटी कितना होगा, 2s + 1, तो 2 × 0 + 1 1, तो कपार पे 1। l इसका 2 है, l2 किसका होता है, d का होता है, d ऑर्बिटल यानी d ऑर्बिटल। j वैल्यू कितना है, 2, तो j का वैल्यू 2, तो ये हो गया इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल। इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, इसका भी 1, l3 है मतलब ऑर्बिटल हो जाएगा f, j वैल्यू कितना है, 3। ये हो गया इस चीज़ का, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल। इनका देखो S1 है सबका, तो S1 है सबका, तो S1 यहाँ पे रखोगे तो 2 × 1 + 1 3, तो सबका मल्टीप्लिसिटी 3 होगा, तो मल्टीप्लिसिटी तो 3 होगा, इसका भी, इसका भी और इसका भी। L1 है, L2 है, L3। L1 का मतलब p ऑर्बिटल, 2 का मतलब d ऑर्बिटल और L3 का मतलब f ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल भी पता चल गया, p d f। लेकिन j कितना है, 0 1 2, तो आप बहुत बुक में ऐसे लिखता है 0, 1, 2, 0, 1, 2 ऐसे लिखता है, या फिर अलग अलग भी तो लिख सकता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3p0, 3p1, 3p2, 3d0, 3d1, 3d2, 3f0, 3f1, 3f2। ये हो गया इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल। ठीक है, ये हो गया क्या, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल। अब कल मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा और आपको बताऊँगा इनका स्प्लिटिंग कैसे करना है। आज तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, कल पहले इस 2 इलेक्ट्रॉन का जो टर्म सिंबल बनाया है, अब इनको दिखाऊंगा कि ये स्प्लिट कैसे होता है, एनर्जी लेवल में ये कैसे ऊपर जाएंगे। तो वही हुंड्स रूल लगाएंगे, हायर मल्टीप्लिसिटी लो एनर्जी, हायर एल लो एनर्जी, लो जे लो एनर्जी अगर लेस देन हाफ फील्ड, हाई जे लो एनर्जी इफ मोर देन हाफ फील्ड। ये रूल लगाएंगे, इनको सजाएंगे, ठीक, और वो और मज़ा आएगा आपको स्प्लिटिंग देख के, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन का जैसे स्प्लिटिंग सजा देंगे एनर्जी लेवल पे तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे ऐड करेंगे वो बता देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही बता देंगे उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद जे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का आपको बता देंगे, उसके बाद जे कपलिंग में जाएंगे, ठीक। और यहाँ से हम लोग जैसे स्प्लिटिंग, देखो स्प्लिटिंग को अरेंज करना इसके बाद इसलिए ज़रूरी है, हमारा टास्क है इसके बाद स्प्लिटिंग अरेंज करना, एनर्जी लेवल कौन नीचे होगा कौन ऊपर, वो इसलिए ताकि हमको ग्राउंड स्टेट पता चल सके, क्योंकि एग्जाम में हमें ग्राउंड स्टेट पूछता है। तो जब तक हम एनर्जी लेवल में सजाएंगे नहीं, इतना सारा टर्म में कौन ग्राउंड स्टेट है, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 6 9 12, हाँ 12 टर्म है, कौन ग्राउंड स्टेट है नहीं पता।
वो हंड्स रूल से पता चलेगा और एग्जाम में वही पूछता है, इसलिए अभी हमारा टास्क वहाँ तक है। ठीक, कल ये कर लेंगे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, उनका यहाँ तक पहुँचेंगे, उनमें देखेंगे ग्राउंड स्टेट कौन आएगा, फिर ये इक्विवेलेंट खत्म हो जाएगा, फिर नॉन इक्विवेलेंट खत्म हो जाएगा, फिर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, वहाँ पे ऐसे स्प्लिटिंग करेंगे, एनर्जी लेवल पे अरेंज करेंगे, देखेंगे ग्राउंड स्टेट कौन है, क्योंकि वही हमारा टास्क है अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट फाइंड करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल पे सजाना पड़ेगा। एनर्जी लेवल पे सजाने के लिए पहले टर्म सिंबल निकालना पड़ेगा, टर्म सिंबल निकालने के लिए पहले टोटल एस टोटल एल निकालना पड़ेगा, फिर टोटल जे निकालना पड़ेगा तब। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से व्हाट्सअप करें, हमारा नंबर है 799922318789। इस नंबर पे आप सिर्फ लिखें आई वांट टू जॉइन दिस कोर्स, अपना स्टेट लिखें, आप किस स्टेट से, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और एक लाइन लिखा आई वांट टू जॉइन दिस कोर्स, नाम, स्टेट, आई वांट टू जॉइन दिस कोर्स, ये 3 लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करें 799922318789। आई विल इनरोल यू इनटू दिस कोर्स। ठीक है, ओके, बाय।